विवेक ओबराय अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी व नेटवर्थ के कारण पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट, डायमंड बिजनेस, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप आदि कई इन्वेस्टमेंट की है। बट जो आज उनकी 1200 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, उसके पीछे का राज है उनकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। और ऐसे एक विवेक ओबराय नहीं है, ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं, जैसे डीएलएफ के संस्थापक केपी सिंह, डीमार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी, गौतम अडानी, रॉबर्ट कियोसाकी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं। हाल ही में हम बात करें तो रामराज सिंह, जो कि धोलेरा से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय सेना से रिटायर रामराज सिंह, जो कि आज की डेट में धोलेरा ट्रायंगल इंफो प्राइवेट लिमिटेड व आरएससी के संस्थापक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी एक आम व्यक्ति को, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। कंप्लीट इस वीडियो को सुनना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्ट्रेटेजी फर्स्ट, यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको सिचुएशनली अवेयर रहना पड़ेगा। आपको उड़ती हुई चिड़िया का शिकार करना होगा। आपको उस वृक्ष पर बैठने का इंतजार नहीं करना है कि कब चिड़िया वृक्ष पर बैठेगी और कब हम निशाना लगाएंगे। यदि आप इसका इंतजार करोगे तो उस टाइम तक हजारों लोग आ जाते हैं उस चिड़िया का शिकार करने के लिए, एंड वो चिड़िया आपके हाथ से निकल जाती है, बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट कई गुना हो जाते हैं। इसलिए चिड़िया वृक्ष पर कब और कहाँ बैठेगी, उस चीज का पता लगाने के लिए आपको सिचुएशनली अवेयर रहना पड़ेगा। सेकंड, लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी। लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि जमीन का वो हिस्सा जहां भविष्य में ग्रोथ होने की संभावना है, अब वो एक बड़ा हिस्सा खरीद कर उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो। जब वहां ग्रोथ हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डीएलएफ। 1980 में जब गुरुग्राम ग्रामीण इलाका था तो मिस्टर केपी सिंह ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदकर उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखा। जैसे जैसे गुरुग्राम का विकास हुआ, उन्होंने ऑफिशियल स्पेस, रेजिडेंशियल टावर, मॉल्स आदि बनाए। परिणाम आपके सामने है। पिछले कुछ महीनों में एक फ्लैट 190 करोड़ रुपए को टच कर चुका है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि गुरुग्राम में आज की डेट में रियल एस्टेट के प्राइस है वो कहां तक पहुंच चुके हैं। तो गुरुग्राम जैसी सिटीज एक आम आदमी के दायरे से बाहर हो जाती है। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने स्मॉल सिटीज को टारगेट करना है। आप जहां भी अपनी गांव, कस्बे आदि में रहते हो, आपने उस जगह को सिचुएशनली अवेयर रहकर, रिसर्च कर उस जगह को फाइंड आउट करना है जहां भविष्य में ग्रोथ हो सकती है, उसकी डिमांड हो सकती है, एंड उस जगह हिस्सा लेकर अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आपने लंबे समय तक होल्ड करके रखना है। थर्ड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको अमर्जिंग एंड फ्रंटियर मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। अमर्जिंग मार्केट क्या होती है, यानी जहां ऑलरेडी विकास हो चुका है, रियल एस्टेट के रेट है वो बहुत हाई हो चुके हैं, जैसे पुणे, बॉम्बे, साउथ दिल्ली, गुरुग्राम आदि की हम बात करें तो जो अमर्जिंग मार्केट है वो एक आम आदमी के दायरे से बाहर हो चुकी है। तो आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी को फ्रंटियर मार्केट को टारगेट बनाना है। फ्रंटियर मार्केट यानी तो रामराज से हम बात करें तो उन्होंने धोलेरा को टारगेट किया, बिकॉज धोलेरा है वो एक फ्रंटियर मार्केट है, वहाँ भविष्य में ग्रोथ होने की संभावना है। आपने यहाँ फ्रंटियर मार्केट को टारगेट करना है, क्योंकि हर एक इमर्जिंग मार्केट पहले फ्रंटियर ही थी। जैसे जैसे सिटी का डेवलपमेंट हुआ, सेल्स बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो वो धीरे धीरे फ्रंटियर मार्केट अमर्जिंग मार्केट में कन्वर्ट हो गई, एंड वहाँ की जो रियल एस्टेट है उसके रेट कई गुना हो गए। तो सेकंड स्ट्रेटेजी में आपको अमर्जिंग मार्केट की बजाय फ्रंटियर मार्केट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं दो व्यक्तियों का। दोनों व्यक्तियों ने अपने रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसे को अलग अलग जगह निवेश किया। इस व्यक्ति ने अपने रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसे को एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट किया। नो डाउट कि एग्रीकल्चर लैंड में आपको सालाना प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न मिलता है, कैश फ्लो आता है। जो आपकी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें भी ग्रोथ होती है। लेकिन इस व्यक्ति ने सिचुएशनली अवेयर रहकर फ्रंटियर मार्केट को टारगेट बनाया एंड अपनी लैंड बैंकिंग
स्ट्रेटेजी को बनाए रखा एंड आज की डेट में ये व्यक्ति इससे 3 गुना अधिक प्रॉफिट कमा रहा है। तो यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको सिचुएशनली अवेयर रहना पड़ेगा, फ्रंट मार्केट को टारगेट बनाना है एंड वहाँ आपने अपनी लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी को बनाए रखना है, आपको अधिक रिटर्न मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जब आप फ्रंटियर मार्केट को टारगेट करते हो तो उसमें कुछ एक रिस्क फैक्टर रहते हैं, उन रिस्क फैक्टर को कैसे कम किया जा सकता है। यदि आप 4 बातों का विशेष ध्यान में रखते हो तो आप उस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हो। सबसे पहले लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं को चेक करना है, क्योंकि जिस जगह ये सारी सुविधाएं होती है उसी जगह प्रॉपर्टी के रेट है वो डबल या ट्रिपल होते हैं, बिकॉज वहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आदि हो सकती है। यदि हम बात करें कॉलोनी एंड सेक्टर की, कॉलोनी एंड सेक्टर के रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है, बिकॉज कॉलोनी में जो कनेक्टिविटी है, रोड्स है, वो काफ़ी सिक्योर मिलती है, वहीं सेक्टर में आपको नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट मिलता है, सराउंडिंग बहुत अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, वाइड रोड्स मिलती है। इसी वजह से सेक्टर यहाँ होता है एंड कॉलोनी यहाँ होती है, यही डिफरेंस रहता है। यदि आप फ्रंटियर मार्केट को टारगेट करने जा रहे हो तो वहाँ आपने कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट आदि का विशेष ध्यान में रखना है। आपने उसी लोकेशन को टारगेट करना है जहाँ ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो सकती है। दूसरा आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। किसी भी गांव, शहर, देश को आगे बढ़ाने में सरकार की अहम भूमिका रहती है। यदि किसी प्रोजेक्ट में सरकार की अग्रणी भूमिका है तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट ये सिर्फ कागजों में नहीं, कार्यों में भी होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अमरावती एंड धोलेरा का। अमरावती, जिसे एज ए कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश रिप्रेजेंट किया था, न जाने कितने लोगों ने ये सूचना सुनते ही वहाँ पर ज़मीन खरीदी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। आज उनका पैसा वहीं का वहीं है, लॉक हो चुका है, न ग्रोथ है न रिटर्न है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। वहीं हम एग्जाम्पल लेते हैं धोलेरा का। करंट डेवलपमेंट की बात करें तो धोलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। धोलेरा इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो आपने यहाँ डीपली ऑब्जर्व करना है कि किस प्रोजेक्ट में सरकार है उसकी अग्रणी भूमिका है, वो कागजों में नहीं कार्यों में भी होनी चाहिए। क्योंकि अमरावती एंड धोलेरा दोनों के एग्जाम्पल से यदि हम डीपली ऑब्जर्व करें तो धोलेरा में जो मोदी जी हैं उनकी अग्रणी भूमिका है, बट अमरावती है वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो आपने यहाँ धोलेरा को टारगेट बनाना है, यहाँ धोलेरा को नहीं, इट मीन्स धोलेरा जैसी फ्रंटियर मार्केट को टारगेट बनाना है, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। हो सकता है धोलेरा जैसी ऐसी और भी सिटीज़ हो जो कि गुरुग्राम जैसी सिटीज़ को मात दे सकती हैं। तो आप अपना टारगेट उसी को बनाएं जहां पर सरकार की अग्रणी भूमिका हो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लीगल एस्पेक्ट। जब भी आप रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आपको कुछ एक लीगल एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, यानी ओनरशिप किसकी है, एक बंदे की है, एक से अधिक की है, ग्रुप में है। यदि ग्रुप में है तो कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लोग एक्सपायर हो चुके हैं। जो लोग एक्सपायर हो गए फर्दर उनकी ओनरशिप किसकी रहेगी, उसके बेटों की, भाई की वगैरह वगैरह क्लियर होना चाहिए। दूसरा सेल डीड चेन क्लियर होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ए ने या तो गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी खरीदी है या किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी बाय की है। ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को, सी ने डी को सेल किया। अब ए बी सी इन सभी की आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी चेन मिस नहीं होनी चाहिए, इसे सेल डीड चेन कहते हैं। तीसरा, जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, यानी नो इनकम वारंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा, इसमें आपने विशेष ध्यान में रखना है कि जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो वो रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। यदि आप इन सभी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, नहीं आपको नॉलेज है, तो आपने एक काम करना है, जो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसके ऊपर आप 5%, 10% कितना भी लोन जरूर लें, क्योंकि बैंक यहाँ अपने आप फिल्टर आउट कर लेता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लीगल है एंड कौन सी इलीगल है। इलीगल प्रॉपर्टी पर बैंक
आपको लोन नहीं देगा। तो यदि आप इन सब बातों के बारे में एक डिटेल में वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। रिस्क में चौथा, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, वहाँ का जो सराउंडिंग है, लोग है, वो क्रियाशील है या अक्रियाशील है। हिस्ट्री इस बात का प्रमाण देती है कि जहाँ जिस देश में, गांव में, कस्बे में, शहर में प्रगतिशील लोग रहे हैं वहाँ वहाँ विकास हुआ है। एंड जहाँ के लोग पुअर माइंडसेट वाले हैं, अक्रियाशील है, वहाँ का विकास नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं। दूसरा, आपने इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखना है। जब एक बड़ा बिजनेस आ जाता है तो वो अपने साथ कई छोटे छोटे बिजनेस को साथ लेकर आता है। जैसे मान लो कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पर फूड, बुक, स्टेशनरी, पीजी आदि की भी छोटी छोटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी। तो आपने उस चीज़ को ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी का दायरा बढ़ेगा उतने ही उस ज़मीन की, भूमि के रेट बढ़ेंगे, वहाँ आपको अधिक रिटर्न मिल सकता है। तो जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको सिचुएशनली अवेयर रहना पड़ेगा कि चिड़िया कहाँ उड़ रही है और कब किस जगह वो बैठेगी। दूसरा, आपने फ्रंटियर मार्केट को टारगेट करना है। तीसरा, आपने उसमें लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी को बनाए रखना है। रियल एस्टेट में रिस्क को मिटिगेट यानी कम करने के लिए आपको 4 बातों का विशेष ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, जो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसकी लोकेशन क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कनेक्टिविटी है, क्या ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं हैं, या भविष्य में किस प्रकार की रहेगी। दूसरा, गवर्नमेंट का सपोर्ट है या नहीं, यदि है तो वो कागजों में है या उसके ऊपर एग्जीक्यूशन चल रहा है। यदि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन चल रहा है, गवर्नमेंट की अग्रणी भूमिका है, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, जैसे धोलेरा है। तीसरा, अपनी लीगल एस्पेक्ट को चेक करना है। कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी को बाय नहीं करना है। कम से कम आप 5-10% का उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन जरूर लें, ताकि बैंक अपने आप फिल्टर आउट कर दे कि वो प्रॉपर्टी लीगल है या इलीगल है। चौथा, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। जहां पर भविष्य में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने की संभावना अधिक रहेगी, वहीं आपने प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करनी है। यदि आप इन 3 स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो एंड चारों रिस्क फैक्टर है, यानी रिस्क को मिटिगेट करने वाले बिंदुओं के ऊपर आप ध्यान रखते हो, तो आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर सकते हो। यदि आप उस जगह टारगेट बनाकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो प्रॉपर्टी आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।